हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 8 इंग्लिश इट्स सो हैपेंड सप्लीमेंट्री रीडर टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प का पार्ट 1 करेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक के वीडियोस के लिए रिक्वेस्ट किया था, सो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। बट बिफोर आई स्टार्ट, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक दी गई है आपके कोर्स में बाय एनसीईआरटी, ये एक सप्लीमेंट्री रीडर है। सप्लीमेंट्री रीडर का मतलब ये होता है कि आपकी जो मेन रीडिंग है हनीड्यू टेक्स्ट बुक, इसको ये सप्लीमेंट करेगा। सो दिस इज़ लाइक एन एडिशनल मटेरियल ताकि आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो। सो आपको मेन टेक्स्ट बुक हनीड्यू में उसको और ज़्यादा अप्लाई करने के लिए आपके लिए सप्लीमेंट्री रीडर है। एंड इस बुक को रेकमेंड किया जाता है कि टीचर कम से कम हेल्प करे इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने में या तो इसकी रीडिंग कराने में। एंड जनरली ये बच्चों को खुद रीड करनी चाहिए। एंड मैंने जब इसके फर्स्ट चैप्टर को भी पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका लेवल कंपेयर टू योर हनीड्यू काफ़ी सिंपलर है, ताकि आपकी रीडिंग की हैबिट इम्प्रूव हो सके। एक सिंपल टेक्स्ट है ताकि आप सिंपल लैंग्वेज को थोड़ा पढ़ें तो आपकी रीडिंग की हैबिट इम्प्रूव हो। सो बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले ये बुक अपने आप से पढ़ें। एंड अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने में, तो फिर आप इस वीडियो पे आइए एंड देन इस वीडियो को एज अ हेल्प यूज़ कीजिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन विद दिस टेक्स्ट। सो चैप्टर का नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। हम्प का मतलब होता है जो पीठ में एक कुबड़ा होता है कैमल का, उसको हम्प बोलते हैं। सो इस पर्टिकुलर स्टोरी में का टाइटल है कि उस कैमल को वो हम्प कैसे मिला। पार्ट 1। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन and the animals were working for humans. There was one lazy animal that did nothing and said nothing but Even the clever Jinn was at his wits' end. ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है उसमें दुनिया अभी जस्ट स्टार्ट हुई है और जो एनिमल्स है, जो जानवर हैं, वो ह्यूमंस के लिए काम करते हैं। सो इस पर्टिकुलर सेटअप में ऐसा है कि जितने भी जानवर हैं वो इंसानों के लिए काम करते हैं। और वहाँ पे एक आलसी जानवर था, एक लेजी एनिमल था जो कुछ नहीं करता था, सिर्फ क्या बोलता था सो एक साउंड हो गया, वो बस ये साउंड निकालता था। इवन द क्लेवर जिन अगर आपने कभी अलादीन कार्टून देखा होगा या कुछ मूवीज़ देखी होंगी तो उसमें आपने जिन को ज़रूर देखा होगा। जिन को आप जनरली जिनी बुलाते हो, जीनी हो गया, इसकी दूसरी स्पेलिंग ये भी हो सकती है जिनी। तो इस तरह से अलग अलग स्पेलिंग से इसको बोला जाता है। बट जिनी एक स्पेशल क्रीचर होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर्स होती है और वो किसी भी शेप में, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास इन्फिनिट पावर होती है। एंड जनरली वो चिराग से जिन निकलता है और आपसे 3 विश पूछता है, तो ये वही जिन की बात हो रही है यहाँ पे। सो इवन एक चालाक जिन भी है वो भी कुछ सोच नहीं पा रहा है। सो बीइंग एट विट्स एंड का मतलब होता है कि यू आर अनेबल टू थिंक। इट इज़ एन इडियम एंड इसका मतलब है अनेबल टू थिंक। जब आप हिंदी पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि कुछ कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 9 2 11 हो जाओ यहाँ से। तो 9 2 11 हो जाओ का क्या मतलब है? यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ। सो ये जो पर्टिकुलर फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं इनको इडियम्स बोलते हैं। एंड हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये लैंग्वेज को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है। इट्स लाइक ऑर्नामेंटल वे में आप चीज़ों को बोलते हो, लिखते हो। एंड ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है, सीधे से ना बोल के फ्लावरी लैंग्वेज में बोलना। एंड दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू आवर लैंग्वेज हिंदी, ये इंग्लिश में भी होता है। तो इंग्लिश में भी आपको इन सब चीज़ों को सीखना पड़ेगा। अब हिंदी में भी अगर आपने सबसे पहले बार ये सुना होगा 9 2 11, तो आपको एकदम से याद नहीं आया होगा या समझ नहीं आया होगा कि ये होता क्या है, आपने सीखा होगा। तो यही होता है इंग्लिश में भी। इस तरह के जो आपको इडियम्स मिलते हैं, लाइक बीइंग एट समवन्स विट्स एंड, इसका मतलब क्या है आपको याद रखना पड़ेगा। और एक बार अगर आपको याद हो गया तो फिर आप उसको भूलेंगे नहीं। तो इसका मतलब होता है अनेबल टू थिंक। एंड अनदर वे है कि आप इसको भूलें ना, कि आप उसे इस्तेमाल करें। चाहे स्टार्टिंग में आपसे गलती होगी, आप समझ नहीं पाएंगे कि एट पहले आएगा या विथ में अपॉस्ट्रोफी लगेगी, ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स होती रहती हैं, पर उससे डरिए मत। हमेशा ये जो इडियम्स इनको यूज़ करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज ये आपके लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाती है। सो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। इन द बिगिनिंग when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said, just and no more. So शुरुआत में जब ये दुनिया नई नई थी और जो जानवर थे वो जस्ट इंसान के लिए काम करना स्टार्ट कर रहे थे, दे वर जस्ट स्टार्टिंग
दे वर जस्ट बिगनिंग यानी स्टार्टिंग टू वर्क फॉर मैन। वहाँ पे एक कैमल था, एक ऊँट था, जो कि हाउलिंग डेजर्ट नाम का एक डेजर्ट था, उसके बीच में रहता था, क्योंकि उसको कोई काम नहीं करना था। वो डेजर्ट के बीच में रहता था बिकॉज उसको कोई भी काम नहीं करना था। वो क्या खाता था? वो स्टिक्स खाता था, थॉर्न्स खाता था, प्रिकल्स खाता था। थॉर्न्स क्या होते हैं? वो जो कांटे होते हैं, कांटों से भरे जो बुशेस होते हैं उनको थॉर्न्स बोलते हैं। और प्रिकल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे थॉर्न्स को प्रिकल्स बोलते हो। और जनरली डेजर्ट में आपने देखा होगा कैक्टस होते हैं, और कैक्टस के बहुत छोटे छोटे बहुत सारे कांटे होते हैं। जस्ट टू शो यू एन एग्जाम्पल, इस तरह के जो छोटे छोटे कांटे होते हैं, इनको हम प्रिकल्स बोलते हैं। और जब भी उस कैमल से कोई कुछ बोलता था तो वो क्या बोलता था? सिर्फ जवाब में सिर्फ बोलता था और कुछ नहीं बोलता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग with a saddle on his back. Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, O camel, come out and trot like the rest of us. सैडल का मतलब होता है जो घोड़े के ऊपर एक सीट रखी हुई होती है जिस पे बैठ के इंसान घोड़े को राइड करता है, उसको सैडल बोलते हैं। अगर आपको पिक्चर दिखाऊं तो दिस इज कॉल्ड सैडल। ये जो पर्टिकुलर चीज़ है जो घोड़े के ऊपर लगाया जाता है, इसको सैडल बोलते हैं, इस पूरी चीज़ को। एंड ये जो शेप भी होता है सैडल का, इसको भी सैडल शेप बोला जाता है। बहुत ही पॉपुलरली इस तरह का जो शेप होता है, जो दो साइड से कर्व्ड होता है, इस साइड से भी इस साइड से भी, इसको भी सैडल कर्व बोला जाता है। सैडल का मतलब घोड़े के ऊपर जो आप सीट रखते हो ताकि उस पर बैठ के आप उसको राइड कर सको, उसको सैडल बोलते हैं। एंड ट्रॉट का मीनिंग होता है तेजी से चलना। ट्रॉट तेज भागने को बोल सकते हो आप, या धीरे दौड़ने को बोल सकते हो। तो चलने और दौड़ने के बीच की जो स्पीड होती है उसको ट्रॉटिंग बोलते हैं। इट्स मोर लाइक जॉगिंग। सो एक घोड़ा आता है उसके पास मंडे मॉर्निंग को, और उसके पीछे एक सैडल होती है, और वो बोलता है, कैमल ओ कैमल, बाहर आओ और हमारी तरह तेज तेज चलो। सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो जवाब में कैमल ने क्या किया? और हॉर्स क्या हुआ? जो घोड़ा आया था वो चला गया और उसने इंसान को ये बात बता दी। प्रेजेंटली द डॉग came to him with a stick in his mouth and said, Camel, O camel, come and fetch and carry like the rest of us. Said the camel, and the dog went away and told the man. तो एक कुत्ता आया, उसके मुंह में एक स्टिक थी, और उसने कैमल से बोला, कैमल ओ कैमल, बाहर आओ और हमारी तरह चीज़ों को लाओ और कैरी करो। जो स्टिक्स थी उसके पास, स्टिक्स को फेच करो और कैरी करो, जैसे कि हम सब करते हैं। तो वो हम सब का मतलब वो अब सारे कुत्तों की बातें कर रहा था। फेच का मतलब होता है गेट समथिंग। तो अगर आप किसी को बोलना चाहते हो कि ये चीज़ लेके आओ, तो आप बोल सकते हो फेच मी दिस। सो अगर पानी लेके आओ तो फेच मी सम वाटर। तो किसी भी चीज़ को जाके लाने के हो आप बोलते हो फेच करना। एंड कैरी आने तो आपको पता है कैरी करना। तो वो बोल रहा था कि हमारी तरह स्टिक्स को फेच करो और कैरी करो। और कैमल ने क्या जवाब दिया? वापस सेम और जो कुत्ता था वो इंसान के पास गया और उसको ये बातें बता दी। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। said the camel, and the ox went away and told the man. So अब बैल आता है, ऑक्स आता है उसके पास, और उसके गले में क्या होती है कि योक होती है। योक इस तरह के जो एक डंडा होता है जिस पे आप हल लगा के खेत को जोतते हो, उसको योक बोलते हैं। इस डंडे को आप योक बोलते हो। उसके नेक पे ये डंडा लगा हुआ होता है, इसका मतलब वो हल जोत रहा होता है, काम में लगा हुआ होता है। एंड वो उसको बोलता है कि आओ और हमारी तरह प्लो करो, हमारी तरह हल जोतो। तो जब रिप्लाई में कैमल बोलता है और बैल भी क्या करता है? चला जाता है और आदमी को ये बात बता देता है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। तो जब दिन खत्म हो जाता है तो जो आदमी है, जैसे आपके पिक्चर में दिखा हुआ है, वो आदमी तीनों को बुलाता है और बोलता है, तीनों आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे बहुत ही दुख है तुम्हारे लिए, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड have been here by now. So I am going to leave him alone and you must work a double time to make up for it. वो क्या बोलता है कि hump thing, मतलब कैमल की बात कर रहा है कि वो जो हम्प करने वाला चीज़ है, जो कैमल है डेजर्ट में, वो काम नहीं कर सकता है, नहीं तो वो इधर आ गया होता। सो मैं क्या करूँगा, उसे अकेला छोड़ दूंगा और तुम्हें अब डबल टाइम काम करना पड़ेगा मेकअप करने के लिए। सो उसने जो काम नहीं किया है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। सो मेकअप फॉर इट का मतलब हो गया कॉम्पनसेट करना, भरपाई करना। सो उसके काम की भरपाई करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डबल टाइम काम करना पड़ेगा। डबल टाइम यानी तुम्हें डबल काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट एंड द कैमल केम च्यूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम। देन ही सेड एंड वेंट अवे अगेन। सो ये जो आदमी ने उनको
डबल टाइम काम करने के लिए बोला, उससे वो बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने कैमल को भी कुछ नहीं बोला उसकी लेजीनेस पे। तो उन्होंने एक पंचायत रखी एज ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के जस्ट बाहर एक पंचायत रखी और वहाँ पे कैमल आया और कैमल क्या कर रहा था, ही वॉज च्यूइंग कर्ड। कर्ड का मतलब होता है पार्टली डाइजेस्टेड फूड। सो ये जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास फूस खाने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि कैमल हो गया, गाय हो गए, तो वो क्या करते हैं, जो उनका खाना आधा पचा हुआ होता है उसको वापस अपने मुंह में लाते हैं और उन्हें चबाते रहते हैं ताकि वो अच्छे से टूट जाए खाना और डाइजेस्ट हो जाए। तो इस तरह से आप देखते हो कि इस तरह से वाइट झाग भी बनते रहते हैं उनके मुंह में। गायों को आपने देखा होगा जनरली। इस पर्टिकुलर एक्शन को च्यूइंग कट बोलते हैं। सो वो कैमल आता है खाते हुए और वो उन पे हंसने लगता है और वो क्या बोलता है, सिर्फ और वापस चला जाता है। तो उन पे हंस के बेसिकली वो कैमल वापस चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। फिर क्या होता है, एक जिन आता है और जिन क्या होता है, पूरे डेजर्ट, जितने भी डेजर्ट्स है उनका इंचार्ज होता है। सो पूरे डेजर्ट्स का इंचार्ज वो एक जिन होता है और वो कैसे आता है, रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। सो जिन जब भी आते हैं तो उनके नीचे पूरा एक डस्ट सा रहता है, उनके पैर नहीं दिखते हैं हमेशा, एक ऐसा लगता है क्लाउड ऑफ डस्ट में वो रोल करके आ रहे हैं, उड़ के आ रहे हैं। तो जिस तरह से आपकी पिक्चर में लिखा है तो उस तरह से वो आता है। Jinn of all deserts, said the horse, is it right for anyone to be idle? Certainly not, said the Jinn. Well, said the horse, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't rot. Phew, said the Jinn whistling. That's my camel. What does he say about it? He says, and he won't plow, said the ox. Very good, said the Jinn. I'll hump him if you will kindly wait a minute. So horse जो है जिन को बोलता है, सारे डेजर्ट्स के जिन, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, क्या ये सही है किसी के लिए कुछ काम ना करना? आइडल का मतलब होता है डू नथिंग। तो जब भी आप बैठे हो और कुछ काम नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप बोल सकते हो यू आर आइडलिंग और समबडी इज आइडलिंग। सो आइडल करना यानी कुछ काम ना करना, बस बैठे रहना। तो क्या किसी के लिए सही है कुछ काम ना करना? तो जिन रिप्लाई करता है बिल्कुल भी नहीं, सर्टेनली नॉट। वेल, एक थिंग है, एक चीज़ है आपके डेजर्ट के बीच में जिसकी बहुत लंबी गर्दन है, बहुत लंबे पैर हैं और उसने थोड़ा सा भी काम नहीं किया मंडे मॉर्निंग से, वो इवन ट्रॉट भी नहीं करेगा। तो स्ट्रोक ऑफ वर्क इज अगेन एन इडियम जिसका मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। तो जिन क्या बोलता है, वो मेरा ऊँट है। और वो क्या बोलता है, तो वो जिन उस ऊँट को पहचान गया, वो बोलता है हाँ दैट्स माई कैमल, वो मैं जानता हूँ उसको, कैमल को। वो क्या बोलता है, तो ऑक्स रिप्लाई करता है, वो सिर्फ हूम्फ बोलता है, ही सेज हूम्फ, एंड वो प्लो भी नहीं करता है, ही वोंट प्लो। जिन क्या बोलता है, वेरी गुड, आई हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। तो अगर आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो मैं उसे ठीक करके आता हूँ। आई हम्प हिम का मतलब हो गया आई डील विथ हिम, मैं डील करके आता हूँ उससे। ये पर्टिकुलर सेंटेंस का हमेशा ये मतलब नहीं होता, सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में ये मतलब है, क्योंकि बार बार वो हम बोल रहा है। तो ठीक है, मैं उसको हम्प करके आता हूँ। तो हम्प करके आता हूँ का इसको मतलब समझना है कि वो बोल रहा है मैं इसको ठीक करके आता हूँ, क्योंकि वो दिन भर हम्प करता रहता है, तो मैं अब उसको ठीक करके आता हूँ। सो इसीलिए यहाँ पे इस तरह से सेंटेंस लिखा गया। जनरली अगर आप देखेंगे तो आई हम्प हिम ऐसा कोई सेंटेंस का मीनिंग होता नहीं है, ओनली इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब होगा कि मैं उसको ठीक करके आता हूँ। ओके, सो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। Question 1. What tasks do you think were assigned to the dog and the ox? So कौन से काम आपको लगता है डॉग और ऑक्स को असाइन किए गए थे आदमी के द्वारा? So the dog was assigned a task to fetch and carry the sticks and the ox was assigned a task to plow. तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो भी काम उससे वो करने के लिए बोल रहे थे वही काम उनका था। तो जो कुत्ता था वो बोल रहा था फेच एंड कैरी करो स्टिक्स को, तो वो उसका काम था, और ऑक्स क्या बोल रहा था उस कैमल को प्लो करने के लिए, तो वो उसका टास्क था। तो दैट इज़ द आंसर। Question 2. Why did the camel live in the middle of the desert? So camel रेगिस्तान के बीच में क्यों रहता था? The camel lived in the middle of the desert because he did not want to work. So रेगिस्तान के बीच में इसलिए रहता था क्योंकि उसको कोई काम नहीं करना था। What made the dog, the horse and the ox very angry? आपको पता है कि जब वो इंसान के पास जाते हैं और इंसान ऐसा बोलता है उसे मैं अकेला छोड़ देता हूँ, लेकिन अब तुम्हें डबल काम करना पड़ेगा, तो इससे वो गुस्सा हो जाते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गुस्सा कैसे होते हैं। The dog, the horse and the ox were very angry because the man asked them to do double the amount of work and left the camel alone to idle. So उसने क्या बोला, तुम डबल अमाउंट ऑफ वर्क करो, और कैमल को अकेला छोड़ दिया आइडल करने के लिए, तो इसलिए उनको गुस्सा आ गया।
हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? तो जिन को कैसे पता चला कि जो हॉर्स है वो कैमल के बारे में बात कर रहा है? तो इसका आंसर ये है कि जिन को सब कुछ पता था डेजर्ट के बारे में। वो जिन था, वो जिन पूरे डेजर्ट्स का इंचार्ज था। सो वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, जिनको पता था, इसलिए उसको समझ में आ गया कि जो हॉर्स है, जो हम्फ थिंग बोल रहा था, जिसकी लंबी गर्दन है, जिसके लंबे पैर है, वो और कोई नहीं, कैमल की बात ही कर रहा है। सो जिन न्यू दैट द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल बिकॉज he was in charge of all the deserts and knew everything that happened there. तो उसे सब कुछ पता था जो वहाँ पे हो रहा है डेजर्ट में, इसलिए उसको समझ में आ गया कि हॉर्स जो है कैमल की बात कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को ईजिली सब्सक्राइब करने के लिए आप इस गोल लोगो को क्लिक कर सकते हैं, उसमें सब्सक्राइब बटन आएगा, उसे आप क्लिक करें। आप अपने फीडबैक्स और डाउट्स कमेंट्स के ज़रिए हमें बता सकते हैं। इन छोटे छोटे स्टेप से आप हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, ताकि हम आपके लिए नए से नए सब्जेक्ट्स के और ज़्यादा वीडियोस लेकर आएँ। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।